जलियांवाला बाग, आप लोगों ने इसके बारे में हजारों लाखों बार पढ़ा होगा, सुना होगा और आपके आंखों में आंसू भी बहुत आए होंगे। लेकिन हम सिर्फ जलियांवाले बाग की घटना को ही जानते हैं। इसके पीछे एक इतिहास है जहाँ से आप ब्रिटिश साम्राज्य को समझ पाएंगे कि वो किस तरह अपनी कॉलोनीज पे रूल करते थे, उन पे राज्य करते थे। ये कहानी, जलियांवाला बाग की कहानी शुरू होती है 1914 में, जब वर्ल्ड वॉर वन थी। दुनिया का पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इसकी जलियांवाला बाग का इतिहास वहाँ से शुरू होता है, जो हमें ज़्यादातर स्कूलों में, कॉलेजों में, पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जाता। तो आज मैं आपके सामने, एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर इंदु तिवारी, इतिहास पे इनकी पकड़ बहुत कमाल की है और ये हमें आज उस यात्रा पे ले चलेंगी जब 1914 से ये कहानी बननी शुरू हुई और फिर 1919 में वो काला दिवस आया, जिस दिन हमारे कितने ही लोग जिन शहीद हुए थे। परंतु ये एक षड्यंत्र से शुरू होता सब कुछ, पर कैसे, ये हम डॉक्टर इंदु तिवारी से जानेंगे। डॉक्टर इंदु तिवारी, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाती रही हैं। हाँ जी। तो आपसे ज़्यादा हमें कौन ज्ञान दे सकता है? तो जानना चाहेंगे कि ये 1914 से कैसे जुड़ी हुई है बात सारी। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ, जैसे आपको मैं बताया। तो उस समय अंग्रेज़ों को युद्ध लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सोल्जर्स चाहिए थे, रिसोर्सेज चाहिए थे, सामान। और इंडिया एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी जहाँ से उन्हें लगा कि ये मिल सकता है जी। तो एक बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर शुरू हुआ। बहुत सारे सोल्जर्स, यंग लोग जो थे वो सेना में भर्ती करवाए गए, जिसमें कि पंजाब का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। जी। इसमें तब उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर। हाँ जी। जिन्होंने कि बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वॉलंटरी रिक्रूटमेंट्स भी हुई, लोग अपनी इच्छा से सेना में भर्ती हुए, पर बहुत उन्होंने फोर्स भी किया लोगों को। इवन लालच दिए गए कि सेना में भर्ती होंगे तो उन्हें ये होगा। जब वो युद्ध में गए तो उन्होंने युद्ध तो यूरोप में लड़े और ज़्यादातर पंजाब से जो सोल्जर्स थे वो फ्रांस में रहे। जब वो वहाँ रहे, उन्होंने यूरोप की लाइफ देखी। गोरे लोग, वाइट पीपल, जिनसे कि वो भारत में तो बहुत घबरा के रहते थे, ऑस्ट्रक रहते थे, उनके साथ वो रहे, कांटेक्ट हुआ, आपस में मेल मिलाप हुआ, तो उन्हें उनमें एक बड़ी जागृति आई। एक तो सबसे पहले उनको ये समझ आया कि उनके रहन सहन में और हमारे रहन सहन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ये क्यों है, ये उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। ये जागृति आई कि हाँ, हमारी लाइफ इतनी खराब क्यों है, इनकी इतनी अच्छी क्यों है। उसका आगे परिणाम क्या निकला? उनमें एक अब भावना आने लगी कि हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। ओह, अच्छा अच्छा। इसके साथ ही उस समय एक ये भी था कि हमने इतने अंग्रेज़ों की मदद की है तो हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इनाम मिलेंगे इसके बाद। और इनाम कई रूपों में आ सकते थे, जागीरों के रूप में, गिफ्ट्स के रूप में, टाइटल्स के रूप में जी। इसके अलावा रिफॉर्म्स के रूप में भी आ सकते थे। सुधार, रिफॉर्म ड्यू था, आने वाला था एक रिफॉर्म एक्ट जो था वो जो पास रिफॉर्म होने आप वाला कह था। रहे हैं ड्यू था, वो काहे में? यहाँ इंडिया में 1858 के बाद से एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट शुरू करी थी अंग्रेज़ों ने। अच्छा। और वो समय समय में एक्ट्स पास करते थे, जिनको कि रिफॉर्म एक्ट कह सकते हैं या इंडियन काउंसिल एक्ट पास कह सकते हैं। क्या वो भारतीयों के लिए बेहतर थे? अनाउंस तो ये किया गया था कि भारतीयों के लिए होंगे और भारतीयों की पार्टिसिपेशन भी होगी। उसमें वैसे ये कहा गया था, द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इज टू ट्रेन इंडियंस इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड व्हेन एन अपॉर्चुन मूवमेंट विल कम दे विल बी ग्रांटेड सेल्फ गवर्नमेंट। पर ये तो काफ़ी ब्रिटिश साम्राज्य की सोच के बिल्कुल विरोधाभासी बात है। तो 1919 में ये
रिफॉर्म एक्ट आने वाले थे, जी ड्यू थे। जी तो ये भी आशा थी कि उसमें बहुत होगा, भारतीयों की पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको और ज़्यादा दी जाएगी। तो जो उन्होंने आशा की थी कि उनको मिलेगा, वो आशा नहीं हुई, वो पूरी नहीं आशाएं उनकी पूरी पूरी नहीं नहीं हुई। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट, असंतोष खड़ा था हो गया कि जो था। हमने सोचा था वो तो हो नहीं रहा है। इसके अलावा पंजाब में इसके बीच आप सब ने, हम सब ने सुन रखा है गदर मूवमेंट के जी बारे जी में। जी तो गदर आंदोलन का जब कामागाटो मारू जहाज़ वापस बंगाल में आया, तो सारे यात्रियों को अरेस्ट नहीं किया, कुछ बच निकले और उसमें से वो पंजाब में वापस आ गए और वो रह रहे थे। तो उन्होंने भी एक जमीन के नीचे चोरी छिपे उन्होंने भी एक मूवमेंट शुरू किया, चलाई, अंग्रेज़ों आंदोलन, के बारे जिसे में हम गदर बताया। मूवमेंट कहते हैं। हाँ जी, और साथ में ये भी कहा कि हमारे साथ ये बुरा व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि हम दास हैं, हम फ्री नहीं हैं। विदेशों में भी हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलती क्योंकि हम स्लेव्स हैं। तो एक ऐसी ये अवेयरनेस बात का उनके जहन में आना, ये तो वहीं से शुरू हुआ ना फिर सब। ये, हाँ, ये मतलब वहाँ तो शुरू तो ये मूवमेंट सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, वहाँ लोगों ने सोचा था। पर अब जब पंजाब में वो वापस आ गए तो उन्होंने ये लोगों में भी फैलानी शुरू फैलाना कर शुरू दी। किया, तो गदरी बाबों वाला। हाँ, तो ये असंतोष था लोगों में। अब इस समय क्या हुआ कि वॉर के समय अंग्रेज़ों ने एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था। तो वो एक्ट अब ख़त्म होना था क्योंकि वॉर ख़त्म हो गया, नवंबर 1918 में है, तो अब एक्ट ख़त्म होना था। पर उससे पहले सरकार को ये रिपोर्ट आई कि बंगाल, बॉम्बे और पंजाब में जो है वो हालात ठीक नहीं हैं। अच्छा, देयर इज़ डिस्कंटेंट, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रिपोर्ट पहुंच थी, गई। हाँ, कि ये डिस्कंटेंट है। इसलिए सरकार के पास कोई ऐसी पार होनी चाहिए कि कहीं भी उनको अगर लगे कि जरूरत पड़े तो ज़रूरत पड़े तो वो, अपने हित में, हाँ जी, ब्रिटिश साम्राज्य अपने हाँ, हित या में प्रीएम्प्टिव मेजर है कि वो पावर अपने हाथ में रखें कि रखें। ऐसा करें। तो ये बिल जो था पास हो गया, जबकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इसको अपोज किया था, ओह, पर इसके बावजूद हो गया। अच्छा, बावजूद जज, मतलब वो नाम मात्र ही थे उसमें, हाँ, नाम जो मात्र होते थे। काउंसिल में, क्योंकि जो इंडियंस ने उसका विरोध किया वो तो ब्रिटिशर्स ने हाँ, वो रफा दफा मैटर किया। नहीं करता था उनका नंबर, और खाना पूर्ति। वाइसरॉय ने एसेंट दे दी, मान लिया उसको, अप्रूव कर दिया। तो इससे एक पूरे देश में ही एक रिजेंटमेंट फैली और कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ने एक सबको एक वो भेजा, सर्कुलर भेजा सारी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ को कि इसका विरोध किया जाए, जगह जगह में इसके लिए मीटिंग की जाए। तो पंजाब में सबसे पहले 4 फरवरी को लाहौर में ब्रेडलॉ हॉल में इसके अगेंस्ट मीटिंग हुई। 4 फरवरी 1919 को लाहौर में, हाँ, इसका ब्रेडलॉ विरोध हॉल में, किया हाँ। गया। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था रॉलेट। तो इसको कहते हैं रॉलेट बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड। यस, हाँ जी। इसके बाद और थोड़ी बहुत मीटिंग होती गई, पर इस समय तक गांधी जी जो थे वो भी वापस आ गए थे अफ्रीका से। 1 साल उन्होंने भारत को स्टडी कर लिया था सारी जगह घूम के, और उन्होंने अपना एक टेक्निक, जो विरोध करने का एक ढंग बना लिया था, पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह जिसको हम कहते हैं, कि सत्य द्वारा वो लड़ाई लड़ेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि इसका विरोध करेंगे। पहले तो हम ये विरोध करेंगे कि ये बिल्स जो हैं वो एक्ट ना बने, पर अगर एक्ट बन गए तो भी हम इनका विरोध करेंगे, पर विरोध जो होगा वो पैसिव रेजिस्टेंस से होगा। मतलब कि एग्रेसिवली नहीं करेंगे जी, नरमाई से इसका विरोध करेंगे, और उसके लिए हड़ताल इत्यादि होएगी जी। तो जगह जगह में। मार्च में ये बिल्स जो थे, इस सब के बावजूद एक्ट बन गए, एक्ट बन गए। अरे तो जाहिर है ना, वो तो हमें गुलामों की तरह हाँ, ही वो हमारे साथ और व्यवहार वो था। कोई पब्लिक ओपिनियन की, इस सब की कोई परवाह नहीं कर रहे थे, या उन्हें ये था कि हम अपनी फोर्स से इस सब को दबा देंगे, जो भी था। तो 9 मार्च और उसके बाद 23 मार्च को यहाँ पर मीटिंग्स हुई, लाहौर और अमृतसर में। अच्छा, 2 जगह हुई।
शुरू में ये अर्बन एरियाज में ही विरोध हो रहा था, गांव के लोगों को तो पता भी नहीं था कि रौलत एक्ट पास हो है गया, क्या वो एक्ट है। पर शहरों में यह बात फैलने लग गई थी। रौलत एक्ट के बारे में कहा जाता था कि ये एक्ट है, ना अपील, ना दलील, ना वकील। अच्छा, ये मुहावरा यहाँ से आया है। हाँ जी, तो बिना किसी उसके ट्रायल के किसी भी आदमी के ऊपर कोई भी आरोप लगा के उसको जेल में डाला जा सकता था। तो पर गांधी जी ने एक कॉल दी कि 30 मार्च को पूरे देश में हड़ताल की जाए। तो 30 मार्च को अमृतसर में बड़ी अच्छी हड़ताल हुई, जिसको हम कह सकते हैं इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। कोई वायलेंस नहीं हुई, सारी दुकानें बंद रहीं, लोग दिखे और ऐसा लगा जैसे आज छुट्टी का दिन है। कोई वायलेंस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो इस पर शाम को एक मीटिंग हुई, वो भी जलियांवाला बाग में हुई, जिसमें कोई 40 से 50 हज़ार लोग मौजूद थे। तो इससे सरकार घबरा गई, डर गई कि ये क्या हो रहा है, ये तो यूनिटी दिख रही है, ये हो रहा है। ब्रिटिश सरकार। हाँ। पर दिल्ली में 30 मार्च को जब स्ट्राइक हुई, हड़ताल हुई, तो पुलिस और लोगों के बीच कुछ झड़प हुई। अच्छा। जिसमें कि गोली इत्यादि भी चली। तो ये खबर भी यहाँ पहुँच गई। और लाहौर में एक दिन पहले 29 मार्च को ये डिसाइड हुआ कि स्ट्राइक 30 को नहीं होगी, 6 अप्रैल को होगी। तो जब ये खबर दिल्ली वाली भी पहुंच गई और लाहौर में अभी स्ट्राइक होनी है, तो 30 मार्च से 6 अप्रैल तक जगह जगह बहुत मीटिंग्स हुई। पूरे भारत में 200 जगह ऐसी हड़ताल हुई, जिसमें से 73 जो थी वो पंजाब में हुई। अरे वाह। तो रोष जो था लोगों का वो बढ़ रहा था और डिले करने से बल्कि उसका एक परिणाम अच्छा ही निकला होगा कि उन्होंने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया। परंतु दूसरी तरफ एक खतरा उनके लिए बढ़ रहा था। और 6 अप्रैल को जब लाहौर में स्ट्राइक हुई, उसके अलावा और बहुत शहरों में स्ट्राइक हुई। अमृतसर में एक बार और स्ट्राइक हुई। हालांकि उन्होंने 5 अप्रैल को ही डिसाइड किया कि हम भी कल स्ट्राइक करेंगे, बट एक दिन के नोटिस पे भी हड़ताल जो थी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। तो ये सब इसका मतलब है कि लोग इकट्ठे उस समय होने लगे, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे इकट्ठे होने लग गए थे। और ये भी दिखाता है कि कितना रोष था, कितना डिस्कंटेंट लोगों में था। तो 6 अप्रैल के बाद सरकार घबराने लगी। इसके बाद 9 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार था। जी। रामनवमी का त्यौहार पंजाब में हमेशा काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता था, पर ज़्यादातर खबरें आती थी कि हिंदू मुस्लिम्स में आपस में झगड़े हुए हैं। पर इस बार लीडर्स ने सोचा कि इस समय हमने झगड़े नहीं होने देने हैं और इसको बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में मनाना है। अरे वाह। तो ये इसमें इन्होंने बहुत मीटिंग्स करी, लोगों के पास गए, मिले, और ये त्यौहार जो था बिल्कुल इट बिकेम अ फेस्टिवल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सॉलिडारिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कि बल्कि हिंदू मुस्लिम के जो आपस में थोड़े मनमुटाव या कुछ भी रहे हो धार्मिक, वो बल्कि दूर हुए और अंग्रेजों के खिलाफ दूर हुए। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ वो मजबूत होते चले गए, वो अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये इसमें मतलब यहाँ क्या इसको हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी जो हमने भारत की आज़ादी की संघर्ष में देखी, वो शुरुआत यहाँ हुई थी, नींव यहाँ पड़ी थी? नहीं, इससे पहले 1916 में ये नींव पड़ गई थी, जब तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट्स से ये इनको साथ लाने की कोशिश की गई थी। अच्छा। तब लखनऊ में एक सेशन हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इकट्ठे सेशन हुआ, साइमल्टेनियसली हुआ, और ये कहा जाता है कि ये नहीं पता चलता था कि कौन कांग्रेस का डेलीगेट है और कौन मुस्लिम लीग का डेलीगेट है। दोनों एक दूसरे के सेशंस अटेंड करते थे। वो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द हाई वाटर मार्क ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अच्छा, 1916 और ये 1919 में एक और प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है
कि हिंदू मुस्लिम आपस में कैसे इकट्ठे हुए और ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में हुए, उनकी मजबूती हुई। तो उन्हें जी। ये लगने लगा अंग्रेज़ों को कि अब तो इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ये तो सब हमारे अगेंस्ट इकट्ठे हो रहे हैं और खड़े हो रहे हैं, और बल्कि इससे उन्हें वो ये डर गए। फिर ये जो मजबूती के बाद आगे 2-4 दिन बीच में हैं जो, उनमें क्या उस समय का इतिहास है? हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट दिन हैं, हाँ। क्योंकि 6 अप्रैल के बाद से सरकार इतना घबरा गई, इवन दिल्ली की सरकार ने इसको कंसर्न शो किया, पंजाब सरकार को कहा कि इसे कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने इसको पैसिव रेजिस्टेंस या पंजाब सत्याग्रह सरकार नहीं भी माना। जब आप कहती हैं तो साथ में हमारे दर्शकों के लिए ये भी बता दें कि ब्रिटिश पंजाब सरकार हाँ जी, उस समय सरकार तो उन्हीं की थी। अंग्रेजी है, हाँ, और हाँ। माइकल ओडॉयर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिसका रवैया बिल्कुल अंग्रेज इंपीरियलिस्ट या अंग्रेज़ों वाला रवैया था, जी। जिसमें उसको था कि हम इन्हें दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग देम एबल एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट, Okay. सो दे शुड बी थैंकफुल टू अस। कि ये जो स्लेव्स हैं, हाँ। ये बेहतर इसके कि हमारे प्रति बिल्कुल कृतज्ञ हों कृतज्ञ और हों, बिल्कुल। हमारे गुलाम हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके विपरीत क्या हो रहा था? हाँ, तो जब 6 के बाद दिल्ली ने भी इसका मतलब दिल्ली की भी जो सरकार वाइसरॉय और ये सब उन्होंने ध्यान दिया, तो कहा गया कि ध्यान इसके तो कुछ करा जाए। तो 9 अप्रैल को शाम को ये डिसाइड किया गया कि जो इस मूवमेंट के लीडर्स थे, जिसमें 2 नाम मैं लेना चाहूँगी, वैसे बहुत लोग थे, डॉक्टर्स किचलू एंड सतपाल, ये बहुत एक्टिव लीडर थे। ये निर्णय लिया गया कि इनको अरेस्ट कर दिया जाए और इनको अरेस्ट करके धर्मशाला भेज दिया जाए, मतलब अमृतसर से दूर वो उस भेज समय दिया जाए। लीड कर रहे होंगे। लीड कर रहे थे। डॉक्टर सतपाल को तो नोटिस भी मिल गया था कि वो पब्लिक में बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके कहा गया कि उनका भाषण बहुत भड़काऊ भाषण था, 6 को जो उन्होंने दिया था। तो इस तरह से 10 को सवेरे ये डिसाइड किया गया कि इन दोनों लीडर्स को डीसी ऑफिस लाया जाएगा और वहाँ से पुलिस के साथ इन्हें धर्मशाला मोटर कार से ले जाया जाएगा। 11 बजे तक ये खबर जो थी वो लोगों को भी मिल गई। तो लोग इतने ज़्यादा उत्तेजित हुए कि उन्होंने कहा कि हम अपने लीडर्स को या तो छुड़वाएंगे या हम कहेंगे हमें भी वहाँ भेजो जहाँ हमारे लीडर्स को भेज रहे हो। तो लोग अपने आप इकट्ठे होते गए और जगह जगह सड़क वो थी, पुलिस पिकेट्स थी, टुकड़ियाँ थीं लोगों को रोकने के लिए। 2-3 जगह उन्होंने कोशिश की। सिविल लाइंस जाना था जहाँ डीसी का ऑफिस था, डीसी का रेजिडेंस था, तो वहाँ जाने के लिए फुट ब्रिज था, फोर्ट ब्रिज था, हॉल ब्रिज था, जिसको क्रॉस करके जाना था। तो हर जगह उनको रोका गया कि वो नहीं जाएंगे। लोग अब उत्तेजित हो गए। और ये बड़े नोट करने वाली बात है कि जब ये क्राउड गया था तो बिल्कुल शांति प्रिय था, पर जब उनको रोका गया उसके बाद से वो वायलेंट होने शुरू क्रोध में आ गए। क्रोध में आ गए। इसके बाद डीसी भी वहाँ आ गए और उसके बाद जो भी हुआ फाइनल ये डिसाइड किया गया कि पुलिस इनके ऊपर गोली चलाए। तो चलाई, जिसमें कि 20 से 30 लोग मारे गए। अब ये सरकार क्राउड जो था ये आपे से बाहर और हो गया। आग बबूला हो गए। हाँ, अब इनको कोई रोक नहीं सकता था। कुछ भारतीयों ने कोशिश भी की इनको रोकने की, पर ये नहीं रोक सके। वहाँ पर इन्होंने वहाँ के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का वध कर दिया। वो भारतीय थे कि ब्रिटिशर्स? ब्रिटिश थे। मतलब वो बड़ा क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये जो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग हैं ये हमें गुलाम बना के ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारे लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं और हमारे आपने एक्ट भी वो पूरा बना दिया। तो ये सब बातें इकट्ठी होके उस समय भीड़ बेहद उत्तेजित थी। ये एहसास जाग चुका था कि हम गुलाम नहीं रहेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक, आपने ठीक कहा। हाँ। तो फिर बल्कि एक घटना जो बहुत कही जाती है ये, एक लेडी थी मिस शेरवुड, एक ब्रिटिश लेडी थी, जिसको कि उन्होंने एक छोटी सी संकरी गली थी उसमें वो जा रही थी, उस पर अटैक किया उसको, वो गिर गई
उठ के उसने किसी दरवाजे पे खटखटाया, दरवाज़ा खुला। वो अंदर गई तो लोगों ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला, उसे दोबारा अटैक किया। वो दोबारा गिर गई और शायद लोग ये सोच के चले गए कि वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, चले गए। तो ये ऐसा सेंटिमेंट जो था, भावना जो थी, वो देखी गई, काफ़ी घटना देखी गई। इसके बाद लोग पहुंच गए। 11th को, अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया कि शहर में कर्फ्यू लग गया है, कोई बाहर नहीं जा सकता, 8 बजे के बाद बिल्कुल नहीं जा सकता है, ना घोड़े पे, ना किसी सवारी पे, ना पैदल शहर से बाहर नहीं जा सकते और बाहर भी नहीं दिख सकते। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। तो लोगों ने फिर भी इस ऑर्डर को बहुत सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। इसके बाद 13 अप्रैल का दिन जो था वो बैसाखी का दिन था। लोग मेला देखने आते थे, रिलीजियस प्लेस थी सिखों के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी। तो गांव से भी लोग अमृतसर आया करते थे, बाहर से बहुत लोग आते थे। आपका कहने का मतलब है कि गोल्डन टेम्पल में ये अंग्रेज़ों को बात पता थी कि ऐसा होता है। तो इसके बाद 11th को ही चार्ज जो था वो मिलिट्री को दे दिया गया था और जनरल डायर जो था वो अमृतसर का इंचार्ज हो गया। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, जनरल डायर थे ये, जो कि आर्मी के कमांडर थे, और दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो माइकल ओ डॉयर थे। हाँ जी, ये माइकल ओ डॉयर, और वहीं पे दो नामों की गलती कई बार लोगों को हो जाती है। तो ये डायर को चार्ज दे दिया गया। 11th को भी उन्होंने शहर का चक्कर लगाया। फिर 13 को उनको खबरें मिलने लगीं कि लोग मीटिंग करने वाले हैं जलियांवाला बाग में। 2 बजे उनको ये खबर मिली। जब बाद में उनका ट्रायल हुआ, उनसे पूछा गया कि जब आपको ये खबर मिल गई थी तो आपने वो मीटिंग रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी? उन्होंने कहा मुझे और बहुत काम थे, तो मैं इस तरफ ध्यान नहीं दे सकता था। कितना अहंकार, और दूसरा, और शायद ये षड्यंत्र का भाग था। हाँ, ये वो चाहते थे कि मीटिंग हो, उसमें भारतीयों को सबक सिखाया जाए, रिवेंज लिया जाए, वो जो अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक्स हुए थे, जो 2 व्यक्ति मारे गए थे। हाँ, एक बुनियादी भी पिटवाई गई कि भाई लोगों को कोई मीटिंग अलाउड नहीं है, ये सब नहीं है। पर अगर अमृतसर शहर का मैप देखा जाए तो वो सारे शहर में नहीं हुई थी ये घोषणा, संभव भी नहीं थी। इसके अलावा उसी समय साइमल्टेनियसली एक और घोषणा हो रही थी कि जलियांवाला बाग में शाम को मीटिंग होगी, और एक कोई हंसराज नाम का व्यक्ति के नाम पे ये वो घोषणा हो रही थी कि वो कह रहा है कि एक मीटिंग होगी और लाला कन्हैया लाल, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे अमृतसर के, एक वकील थे, कि वो एड्रेस करेंगे जी। तो ये खबर भी अथॉरिटीज़ को पहुंच गई कि ऐसी बुनियादी पिटवाई जा रही है। पर जनरल डायर या अथॉरिटीज़ ने इसको का खंडन करने के लिए या लोगों को रोकने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया। मतलब वो चाहते थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आ जाएं, और फिर हम उनको सबक बदला लें, सबक सिखाएं। तो इस तरह से ये लोग इकट्ठे हो गए, और हंसराज जो थे वो स्टेज के ऊपर चढ़ के भाषण दे रहे थे। तो जनरल डायर को जब खबर मिली कि लोग इकट्ठे हो गए, तो वो 25 गोरखास, 25 बलूचीज़ को राइफल्स के साथ, और 40 गोरखास को खुखरी के साथ, और 2 आर्मर्ड कार्स लेके चला। और शहर काफ़ी लंबा चौड़ा। हाँ जी। और शहर में जगह जगह वो पुलिस की टुकड़ियाँ या को छोड़ता गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो जलियांवाला बाग का हम सबको मालूम है रास्ता बहुत संकरा था, तो आर्मर्ड कार्स तो अंदर तक नहीं जा सकती थी, तो वो वहाँ खड़ी कर दी गई, और दोनों तरफ 25-25 ये बलूचीज़ और गोरखास जो थे वो उनको तैनात किया गया, खड़ा कर दिया गया, और विदाउट एनी वार्निंग एकदम से फायरिंग शुरू कर दी गई। और जैसे ही गोली चलानी शुरू करी, लोगों में भगदड़ मच गई, तो मचनी ही थी। लोग भागने शुरू हुए। वो
प्रिपेयर्ड नहीं थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, पर इसके बावजूद गोलियां चलती रहीं। 1650 राउंड्स वर फायर्ड। लोग बेचारे जो दीवार फांद के दूसरी तरफ जाना चाहते थे, उनको टारगेट की गई। बहुत सारे लोग जो थे वो जलियांवाला बाग में जो कुआं था उसमें कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। तो और ये सब करके वो डायर वापस आ गया। और इसके बाद और जो वो हुई दर्दनाक बात हुई कि बहुत सारे लोग घायल हो गए इन गोलियों से, एंड दे वर नॉट प्रोवाइडेड एनी मेडिकल अटेंशन। और ये जो ब्रिटिशर्स का जो अहंकार का एक ऐसा रूप कि ये तो मरे पर अब जिसे कहते हैं एड़ी रगड़ रगड़ के मर जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। बिल्कुल। या इंसान ह्यूमन बीइंग्स के लिए जिनको वो उन्होंने अपने स्लेव्स मान लिया था, उनके मन में उनके लिए ना तो कोई दया थी और ना ही कोई करुणा और ना ही कोई संवेदना। बिल्कुल। तो और कर्फ्यू ऑर्डर्स की वजह से अगर कोई व्यक्ति उनके लिए मदद करना चाहता भी हो या अपने रिलेटिव्स मित्र कुछ भी वहाँ रह गए हों बाग में, उन्हें लेने भी जाना चाहता हो तो वो नहीं जा सकता था क्योंकि कर्फ्यू ऑर्डर्स थे। सो ये सारा बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र लग रहा है कि अच्छा जी ये डायर को भेजो, इसको एक ऐसी सी दी जाए काम कि ये जो स्लेव्स हैं हमारे, ये इनकी इतनी हिम्मत कि ये इकट्ठे हो रहे हैं और एक आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इतना डर उनके मन में पैदा कर दिया जाए कि दोबारा ना आगे वो हिम्मत ना करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे शहीदों को ये सलाम करने वाली बातें हैं कि हमारे शहीद भी हुए, उनके रिश्तेदार भी वहाँ थे, घायलों की मदद भी की गई, चाहे कैसे भी लोग पहुंचे, उन्होंने उनको किसी ने पानी पिलाया, किसी ने कुछ किया, लेकिन ये शहादत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गई। और भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो और सशक्त हुआ। और फिर ये जलियांवाले बाग की जो कहानी प्रोफेसर इंदु तिवारी ने हमें सुनाई है कि इसका हमारे इतिहास में बहुत बहुत बढ़िया एक आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण है, और अंग्रेज़ों के लिए भी, अंग्रेज़ों की जो अब पीढ़ियां हैं उनके लिए। कि एक ये भी बात मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को बता दें कि जब डायर पे, जनरल डायर पे जब मुकदमा चलाया गया, चलाने वाले भी ब्रिटिशर्स और चलाया भी ब्रिटिशर पे, और उसको बिल्कुल ना केवल पूरा दूध का दूल्हा बता दिया गया, वो भी बता दें जरा। बाइज्जत बरी कर दिया गया उसे कि कुछ कि ही वाज ट्राइंग टू सेव द सिचुएशन। भारतीयों की एक शिकायत जो थी वो माइकल ओडॉयर से भी रही। बार बार मैं उनका ये कहना था कि उनका ये कहना था कि जो हालात तैयार किए थे वो माइकल ओडॉयर ने तैयार किए थे। जनरल डायर को तो उस समय भेज दिया गया सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, और वो तो क्योंकि मिलिट्री का आदमी था, देखिए हमारे उसने अपने ढंग से काम करना था। तो ये बहुत जो ओ डायर थे उनको हमारे शहीद उधम सिंह ने गोली मार दी थी। इसी वजह से उनके जो शहीद उधम सिंह थे, ज़्यादातर लोग इतिहास ये जानते हैं कि वो मारने तो गए थे जनरल डायर को, लेकिन उन्होंने गलती से ओ डायर को मार दिया जो जनरल नहीं था। लेकिन वो गलती से नहीं मारा था, उससे पता था कि ये दो विलन हैं, एक ओ डायर और एक जनरल डायर, और उसने ओ डायर को मारा था। आप ये भी ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। पर मज़ेदार बात यह है कि आज तक ब्रिटिशर्स ने इस बात के लिए क्षमा नहीं मांगी। हाँ, अभी तक नहीं मांगी है, बट आई थिंक कि अब एहसास तो हो गया है उन्हें। नहीं, एहसास तो था, तभी तो क्वीन विक्टोरिया जलियांवाला बाग गई थी हाँ। लेकिन उन्होंने जो भी रजिस्टर में लिखा वो क्षमा याचना जैसा कुछ भी नहीं था। तो ये है कि एक तो आपने लोगों की जानें ले ली, आपने सबको स्लेव्स बनाया, और जहाँ जहाँ आपने कॉलोनीज बनाई विश्व में,
हर जगह आपकी भूमिका बिल्कुल ऐसी ही रही है। तो ये आने वाली जो अंग्रेज़ों की पीढ़ियां हैं, ये उनके समझने की बात है कि आपने दमन की एक ऐसी इतिहास रचा कि अब आपकी पीढ़ियों को आपसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। हाँ जी। इसके बाद 15 अप्रैल को पंजाब के बहुत शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया गया अच्छा जी। और मार्शल लॉ कोर्ट्स ने और बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ पंजाब के ऊपर की। जी। लोगों को फ्लॉगिंग ऑर्डर्स पास किए गए, छोटे छोटे जुर्म के लिए उन्हें कितने कितने कोड़े मारे जाते थे। सलाम ऑर्डर पास किया गया, अगर किसी अंग्रेज़ को देखें अपना काम छोड़ के उनको सलाम करना पड़ता था। अरे। जिस गली में मिस शरवुड के ऊपर अटैक हुआ था, क्रॉलिंग ऑर्डर पास किया गया, अगर किसी को उस गली से निकलना है तो रेंग के निकलना पड़ता था, क्रॉल करके निकलना कितने पड़ता था। क्रूर, और कितने लोगों क्रूर। का वो रेजिडेंशियल एरिया था। स्टूडेंट्स के लिए आदेश दिए कि 2 बार अटेंडेंस लगाने उन्हें जाना है। मई की गर्मियों में बेचारे स्टूडेंट्स पैदल जाके अटेंडेंस लगाने आते थे कहाँ? अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा। तो इस किस्म की बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, यातनाएं हुई। पर जो आपने कहा कि लोग हिले नहीं, अंग्रेज़ों को बाद में सबक लेना पड़ा। माइकल ओडॉयर को वापस भेजा गया और उसके बाद जो नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, उन्होंने रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी। तो ये चलिए, हर कौम में कोई या तो उनका अपना सबक सीखा हुआ है। हाँ, नहीं, उनकी मजबूरी थी, मजबूरी थी। मजबूरी थी। पर हमारे शहीदों को सलाम है, जिन्होंने आज हम जो एक आज़ादी को अब जी रहे हैं, इस आज़ादी को दिलाने वाले हमारे वो पूर्वज और वो हमारे लोग जिन्होंने वहाँ शहादत दी, या भारत की और जगह पे, बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत उनको हमारा नतमस्तक, हमारी वंदना।